हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा वो पहले पार्ट 1 पढ़ लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमारे हीरो, और अपना हीरो कौन है? अपना भाई यानी कि बापूजी की एंट्री हो चुकी थी। तो बापूजी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया 4 सितंबर को। ठीक है, ये डेट याद रखना, 4 सितंबर 1920 विद द एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस। और इस एम के साथ, इस लक्ष्य के साथ शुरू कर दिया कि अगर हम इनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दें तो हमें सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी। अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया भाई साहब, इन्होंने 1909 में अपनी एक बुक पब्लिश कर दी और बुक का नाम था हिंद स्वराज। नाम याद रखना, देख लो बुक क्या नाम है, हिंद स्वराज। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा इसमें, ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। देखो इन्होंने क्या बताया कि ये जो भारत के जो बाहर के लोग हैं, यानी जो अंग्रेज लोग हैं, जो भारत पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भारत वाले ही पागल हैं, इंडिया के ही पागल हैं, वो कॉपरेट कर रहे हैं इनके साथ। दूसरी बात इन्होंने क्या लिखी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस ब्रिटिश रूल इज सर्वाइविंग। वो कह रहे हैं कि अगर भाई साहब इंडिया के लोग इनके साथ हेल्प करना बंद कर दें, इन्हें कॉपरेट करना बंद कर दें, तो ये यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएंगे। इफ़ वी स्टॉप हेल्पिंग देम वी विल बी फ्री। ठीक है, हम आज़ाद हो जाएंगे अगर हम इनकी हेल्प करना मदद कर दें। वी कैन गेट स्वराज। अब देखो स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नेंस। मतलब जब भारत आज़ाद नहीं था तो भारत में गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। लेकिन गांधी जी और जितने भी देशभक्त थे वो क्या चाहते थे, भारत आज़ाद हो और भारत के अंदर जो गवर्नमेंट बने वो किसकी बने, भारत की बने, अपनी खुद की। अब इस तरह की सोच तो बहुत अच्छी थी लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और लोग दुखी हो गए। देख रहे हो दुखी लोग, ओए होए होए। और जितने भी इसमें आदमी है ना भाई साहब, ये सब शादीशुदा हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या हुआ, इन द बिगनिंग कांग्रेस वॉज अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी ने चलाना शुरू किया, तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो शुरुआत में इसके अगेंस्ट थी, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। क्यों? नंबर 1, बिकॉज दिस मूवमेंट इंक्लूडेड टू बॉयकॉट इवन काउंसिल इलेक्शंस। क्योंकि इस मूवमेंट से जुड़ने का मतलब था कि जो काउंसिल इलेक्शंस आ रहे थे फिर आप उसमें भी पार्ट नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरा, कांग्रेस डिड नॉट वांट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस विच वर टू हेल्ड इन नवंबर 1920। ठीक है, जो इलेक्शंस होने वाले थे 1920 में, जो कांग्रेस थी वो इसे मिस नहीं करना चाहती थी। दूसरा, कांग्रेस थॉट दैट दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वुड रिजल्ट इन नॉन वायलेंस। कांग्रेस को लगा, कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि भाई साहब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है ना, आगे चल के इसमें खून खराबा होगा। दिख रहा है यहाँ पे। सो दीज वर 2 रीजन्स। ठीक है, तो याद रखना अगर एग्जाम में आ जाए कौन कौन से 2 रीजन्स थे कि शुरुआत में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी। पहला रीज़न क्या था कि भाई एक तो वो जो इलेक्शंस आने वाले थे वो, क्योंकि फिर उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं, और दूसरा उसे लगा कि बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस फैलेगी, हिंसा फैलेगी, मार पिटाई होगी। बट इन दिसंबर 1920 कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन नागपुर सेशन। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। फाइनली गांधी जी ने परसुएड कर लिया या जो भी है, 1920 में कांग्रेस मान गई और कांग्रेस भी कूद पड़ी कौन से मिशन में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज रिएक्टेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किस तरह से भारत की अलग अलग कम्युनिटीज ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया भाई साहब जनवरी 1921 में। देख रहे हो भाई साहब, जब इरादों में हो दम, देखो हैं कितने से पतले से, और लेकिन पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी कर रखी है भाई साहब। कुछ भी हो, जलवा था गांधी जी का। अब मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, किसमें, इसमें नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो बच्चे पढ़ने वाले थे स्कूलों में और कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। अब देखो बार बार जब भी मैं गवर्नमेंट स्कूल कहूँ तो समझ जाना वो वाले स्कूल जो किसके अंडर आते थे, ब्रिटिशर्स के अंदर आते थे, अंग्रेजों के। तो उन सारे बच्चों ने वो स्कूल छोड़ दिए। वैसे कुछ बच्चों ने तो इसलिए छोड़ दिए होंगे कि यार काम ज़्यादा मिल रहा है।
छोड़ दो भाई साहब, और दिखा ये देंगे कि हमने तो भाई साहब नॉन कॉपरेशन के लिए चलता है। देखो क्या हंस रही है बेटे चिंकी। चलो आगे बढ़ता हूँ। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स ऑल्सो रिजाइन। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो हेड मास्टर्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने भी भाई साहब रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद पड़े तो कूद पड़े। लॉयर्स लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिस, और जो वकील वगैरह लोग थे उन्होंने भी वो अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी। ऑल द प्रोविंसेस बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन एक्सेप्ट मद्रास। सब लोगों ने मतलब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन मद्रास में एक प्रॉब्लम हुई। क्या हुई? इन मद्रास जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन काउंसिल इलेक्शंस। कहते हैं ना, अपना ही छुरी भोंकता है भाई साहब पीछे, ठीक है। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी मिट्टी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मद्रास में क्या हुआ, जस्टिस पार्टी जो थी उनने कही भैया हम ना कर रहे कोऑपरेशन मूवमेंट, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हम तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जस्टिस पार्टी वॉज द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण। जो जस्टिस पार्टी थी ना वो नॉन ब्राह्मण यानी ब्राह्मण लोगों की पार्टी नहीं थी। दे फेल्ट दे वुड कम इन पावर इफ दे पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन। तो इन्हें लगा कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें कुछ पावर मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ। पीपल बिगेन टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड स्टार्टेड ब्लॉकिंग द एंट्रेंस ऑन लिक्वर शॉप्स। ओहो, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ पूरे देश भर में, तो लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जो विदेशी कपड़ा था। मतलब उन्होंने कहा विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे जी, हम तो अपना खादी पहनेंगे, है ना। गांधी जी ने चरखा चलाया। और जितनी भी लिक्वर शॉप्स थी, लिक्वर का मतलब है शराब की जो दुकानें थी, उनकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था। और अभी आपको पता ही है क्या नाम है, कोरोना के टाइम पे भाई साहब जो दुकानें जब खुली हैं शराब की, तो कितने शराबी आए हैं। ब्रिटिश इकोनॉमी वेंट डाउन बिकॉज इंडियंस बिगेन टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ। अब क्या होगा, कोई चीज़ जो अचानक से बहुत पहले बिक रही थी, लगातार बिक रही थी, उससे पैसा आ रहा था, लेकिन अब उसका बिकना बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है उस इंडस्ट्री में फॉल आएगा। तो जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो अचानक से नीचे चली गई। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ, इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से किसी चीज़ को मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर किसी चीज़ को भेजना। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ वॉज नाउ जस्ट हाफ। 1920-21 में कहते हैं कि जो बिल्कुल जो इंपोर्ट है, बाहर से जो चीज़ें मंगाई जाती थी, जो विदेशी कपड़ा, वो बिल्कुल आधा हो गया। देख रहे हो ये इकोनॉमी मैंने डाउन जाती हुई दिखा दी है। पीपल स्टार्टेड वेयरिंग खादी, और लोगों ने भाई साहब खादी पहनना शुरू कर दिया अब। बट दिस मूवमेंट वॉज वेरी स्लो बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। लेकिन ये वाला जो मूवमेंट था ना बहुत धीरे था। क्यों स्लो था? 2 बड़े बड़े कारण थे। इसकी कमियां क्या थी? नंबर 1, खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव देन फॉरेन क्लॉथ। जो खादी जो कपड़ा था ना, और विदेशी कपड़े से वो ज़्यादा महंगा था। सो पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड खादी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो शुरुआत में ताव में आके कहने लगे भैया हम तो स्वदेशी ये आत्मनिर्भर बनेंगे, ये बनेंगे, अपना कपड़ा पहनेंगे, कर तो लिया। लेकिन गरीब आदमी जो था वो ज़्यादा टाइम तक उस कपड़े को नहीं पहन पाया क्योंकि वो महंगा था। इस चीज़ को आप इस तरह से समझो, जैसे भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा देश ग्रो करे, लेकिन जब आप मार्केट के अंदर कोई फ़ोन लेने जाते हो, वो फ़ोन आपको कम पैसों में अच्छे फीचर का मिलेगा तो आप वही खरीदोगे, समझ रहे हो। तो ओप्पो, वीवो, वन प्लस ये सब ज़्यादा क्यों बिक रहे हैं? या आपने देखा होगा चाइना का माल हमारे यहाँ बिकता क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि वो कम पैसे में हमें क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है। दूसरा, वेरी फ्यू इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर प्रेजेंट। अब शुरुआत में ताव में आके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, और टीचर्स ने क्या करा, नौकरी छोड़ दी, लॉयर्स लोगों ने नौकरी छोड़ दी, तो भाई साहब पैसा मिलना बंद हो गया। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट थे वो बहुत बहुत कम थे। अब कितने एडमिशन होंगे एक स्कूल में? तो अब क्या हुआ, इन्हें वापस से अपनी नौकरी या वापस से अपने स्कूल जो कॉलेजेस है वो ज्वाइन करना पड़ा। या हो सकता है ये कारण रहा हो कि उनकी पत्नियां कह रही हो भैया मैं तो शॉपिंग करूंगी, पैसा लाओ, मुझे ना पता कुछ भी, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस मूवमेंट में हमने पढ़ा था ना कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो अब तक हमने 2-3 बातें पढ़ी थी इनकी कि किस तरह से मिडिल क्लास के लोगों ने काम किया। अब जो पीजेंट लोग हैं, पीजेंट मतलब जो बेचारे गरीब किसान लोग हैं, उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। देख रहे हो ये गरीब, इन पीजेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? फॉर पीजेंट्स दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। यस, जो लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास ज़मीन वगैरह थी, जिनकी ज़मीन पे ये काम करते थे, ये बड़ा इन्हें परेशान करते थे। क्यों? दे यूज्ड टू डिमांड वेरी हाई रेंट फ्रॉम पुअर फार्मर्स, और उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लिया करते थे, किराया।
अब यहाँ पे तीसरा वर्ड ध्यान से सुनना, बेगर। अब ये BEGGAR, बेगर भिखारी वाला नहीं है। हैड टू वर्क फोर्सफुली विदाउट पेमेंट। यहाँ तक कि ये जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, कभी कभी इन लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया करते थे, उस काम को बोलते थे बेगर, और उसका उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। तो ये सब इन पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी। पीजेंट्स की भाई डिमांड क्या थी? पीजेंट की डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि भाई जो हमसे पैसा लिया जा रहा है, जो हमसे रेंट लिया जा रहा है, वो कम कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। दूसरा, एबोलिशन ऑफ बेगर, यानी ये जो सिस्टम चला आ रहा है ना, कभी कभी ये हमसे फोर्सफुली जो काम कराते हैं और ना ही उसका पैसा देते, ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। तीसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड जो है दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और चौथा, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ऐसे जो लैंडलॉर्ड्स थे जो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करते थे, उन्हें पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाए। ये डिमांड थी इनकी, ठीक है। सो अब क्या किया भाई साहब, ये जो पीजेंट थे ये गुस्से में आ गए। इनने कि तुम्हारी माँ का नाकी साका, तुम्हें बताते हैं। नो सर्विस वर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स लाइक बार्बर, कोबलर, वॉशरमैन। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने मना कर दिया, अब तुम्हें कोई सर्विस नहीं देंगे हम अलग से। तुम्हें क्या लगता है, तो कभी तुम्हारे नाई बन जाएं, कभी तुम्हारे मोची बन जाएं, कभी तुम्हारे धोबी बन जाएं। और यार मोची से एक चीज़ याद आई, आपने वो फ़ोटो देखा था क्या? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था आपसे भाई साहब मोची की, तो देख रहे हो भाई साहब, इन मोची की क्रिएटिविटी देख लो भाई साहब। जख्मी जूतों का अस्पताल, डॉक्टर नरसी राम, ओपीडी मतलब जूतों को सही करने का टाइम है। प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, लंच का समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, साय 2 बजे से 6 बजे तक अस्पताल खुला रहेगा। क्या बात है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के जूते व चप्पलों का इलाज जर्मन तकनीकी से किया जाता है। क्या बात है। अब कहते हैं ना कि भाई साहब किसी को इतना भी मत डराओ कि डर का डर ही ख़त्म हो जाए। तो जब लैंडलॉर्ड्स ने अति कर दी, तो अब पीजेंट्स ने क्या किया, जो ताल्लुकदार थे, यानी जो लैंडलॉर्ड्स ही थे, इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और इन्होंने मार्केट्स जो थे, बाजार जो थे, उन्हें लूटना शुरू कर दिया। यहाँ मार्केट की स्पेलिंग गलत हो गई है, MAR लगा लेना आप, ठीक है। अब इन्हें इनका एक मुखिया मिल गया पीजेंट्स को, पीजेंट लीडर बाबा रामचंद्र, ठीक है, अवध में। ओए हो, ये हैं बाबा रामचंद्र, देखो देख कैसे रहे हैं, बेटे घूर रहे हैं। हो सकता है उस टाइम पे वो वाला फोटोग्राफर नहीं होगा, भैया जी स्माइल। चलिए, अक्टूबर 1920 में क्या हुआ, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड फ्यू अदर पीपल फॉर्म्ड ओध किसान सभा। तो इन लोगों ने क्या किया, बाबा रामचंद्र जी ने और पीजेंट्स ने मिलके, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी इन्हें सपोर्ट मिल गया, इन्होंने एक ओध किसान सभा बना ली। देख रहे हो, फिर क्या किया इन्होंने, और फिर इन्होंने मतलब अपने मूवमेंट चालू कर दिए। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्राइबल लोगों ने किस तरह से हिस्सा लिया और क्यों लिया, ठीक है। ट्राइबल लोग समझते हो, आदिवासी, ये देख रहे हो। चलिए पढ़ते हैं। वी विल रेड हाउ ट्राइबल पीपल वर अफेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से ये किस तरह से प्रभावित हुए। एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स। भाई ये वाली बात तो हमें पता ही है कि जो आदिवासी आदमी है वो हमारी तरह, आपकी तरह घरों में तो रहते नहीं है इस तरह से, ये जंगल में रहते हैं और जंगल से इनकी नीड पूरी होती है। बस जंगल से याद आया, बाय गॉड वैसे मज़े बहुत हैं जंगल में, कहीं पे भी छुप जाओ, किसी को क्या पता लग रही है। चलो आगे यार। चलिए, ट्राइबल पीपल की प्रॉब्लम्स क्या थी। ब्रिटिशर्स क्लोज द लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर ट्राइबल पीपल। अब जो ट्राइबल लोग थे यार, उनका काम है फॉरेस्ट में रहने का, फॉरेस्ट में इधर उधर फल फ्रूट्स ये जो भी होना चाहिए, शिकार करना जो भी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत बड़े एरिया को में बैन कर दिया, क्लोज कर दिया। प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग कैटल और कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड फ्यूल वुड। और मतलब इन पर रोक लगा दी कि ना तो तुम जंगल के अंदर घुसोगे, ना ही अपने जानवर ले जाओगे चराने के लिए, ना ही वहाँ से कोई फ्रूट लोगे, और ना ही लकड़ी काटोगे फ्यूल के लिए। ब्रिटिशर्स फोर्स ट्राइबल पीपल टू वर्क फॉर देम विदाउट पेइंग देम एनीथिंग। देखो यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट में बैगर लिखा है, ये वही वाला बैगर है जो अभी पीजेंट के केस में बताया था। जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो इन्हें क्या करते थे, मजबूर करते थे कि काम करो, रोड बनाओ, ये काम करो, उल्टे सीधे काम करवाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिया आंध्र प्रदेश के अंदर। अब तुम गुरिल्ला का मतलब वो वाला गुरिल्ला मत समझ लेना, बड़ा सा बंदर, ठीक है। ट्राइबल पीपल स्टार्टेड अटैकिंग एंड दे वर बीइंग लेड बाय अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू, ये 3 नाम नहीं है, 3 आदमी नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। कभी तुम 3 इडियट्स की तरह समझ लो।
तो जो ट्राइबल पीपल हैं इन्हें भी इनका लीडर मिल गया, अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने कही बेटा बहुत हो गया, अब बताते हैं तुम्हें। अब इन्होंने भी क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स पे, इनके थानों में लूटपाट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये लाइन मैं पढ़ूंगा, आप बस ध्यान से सुन लेना। द मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट वॉज लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, ठीक है। लेकिन जो अलूरी सीताराम राजू था ये महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था, ठीक है। और इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इन लोगों को, ये जो ट्राइबल लोग थे इनके साथ एक वो बना के, टीम बना के इन्हें हराने के लिए ब्रिटिश मूवमेंट। लेकिन इसकी एक जो सोच थी अलूरी सीताराम राजू की, वो अलग थी गांधी जी से। वैसे तो बहुत बड़ा फैन था, लेकिन इसकी सोच ये थी कि गांधी जी जैसे कहते थे केवल नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए भाई, खून खराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहता था कि भाई साहब बिना लड़ाई झगड़े के, बिना खून खराबा के आज़ादी नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा अलूरी राम सीताराम वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी, ठीक है, एंड वेरी मच इंस्पायर्ड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, और महात्मा गांधी जी से भी। ही परसुएटेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप लिक्वर। और ये जो भाई साहब थे ये लोगों को मतलब परसुएट करते थे कि भैया तुम बाहर का कपड़ा मत पहनो, खादी पहनो, और लिक्वर, गिव अप लिक्वर का मतलब है शराब छोड़ दो। शराब से यार याद आया मुझे, मैं एक बार जब मैं हरियाणा में था तो सफ़ीदो करके एक जगह है, तो वहाँ पे एक गांव पड़ता है मुआना। जब हम वहाँ जाते थे तो बीच में ना ठेके पड़ते थे, और भाई साहब ठेकों पे पता है क्या लिखा रहता था, लाइन, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गौर फरमाइएगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पिया वही जो पीकर घर आए। और एक और लिखा रहता था, ये भी मैंने वहीं पढ़ा था, पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट तेरा ध्यान किधर है, ठेका देशी शराब का इधर है। वाह वाह वाह। और हाँ ये तो देख लो, अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो आपको पता ही होगा कि ये ठेके वगैरह सब बंद हो गए थे। कुछ लोगों ने ये लिख दिया था, खोल दे मोदी सब चाय नहीं पीते। चलो, बट ही यूज्ड टू बिलीव दैट इंडिया कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल फोर्स, दैट इज ओनली वॉर। तो ये जो भाई साहब थे ये सोचते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ठीक है, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के भाई साहब, क्योंकि जब घी नहीं निकलता सीधी उंगली से तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इन लोगों ने क्या किया, दीज पीपल अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस स्टेशन पर चुपके चुपके। गुरिल्ला मूवमेंट केप्ट ऑन गोइंग फॉर स्वराज। और गुरिल्ला मूवमेंट यानी ये जो लूटने काटने का जो धंधा था इनका, ब्रिटिशर्स को मारने का, ये चलता रहा। अलूरी सीताराम राजू वॉज कॉट इन 1924, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक बार इसे 1924 में पकड़ लिया और इसे मार दिया। दस ही बिकेम अ ग्रेट हीरो। अब तो ये और बड़ा हीरो बन गया मरने के बाद उन लोगों के लिए। देख रहे हो इनके नाम की बड़ी बड़ी, अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो इनके नाम की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप आज भी आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब आसाम प्लांटेशन वर्कर्स ने किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया और इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो देख रहे हो ये है प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स से समझ ही रहे होगे यार तुम लोग, प्लांटेशन का मतलब ऐसे वर्कर्स जो प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे प्लांटेशन का मतलब समझना है। पहले वर्कर्स हु वर्क एट ए प्लांटेशन का यहाँ पे मतलब है वेरी लार्ज एरिया वेयर क्रॉप्स आर सोन। मतलब ये नहीं कि जरा सी जगह में, बहुत बड़े एरिया में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे जंगल की तरह यहाँ पे भी भाई साहब मज़े बहुत हैं, है ना, कहीं भी छिप जाओ। वेरी लार्ज एरिया वेयर क्रॉप्स आर सोन, मैनी पीपल्स वर्क इन इट। और कई सारे लोग इसमें काम करते हैं। एंड दीज पीपल आर कॉल्ड प्लांटेशन वर्कर्स। इन्हें कहते हैं प्लांटेशन वर्कर्स। अब प्लांटेशन वर्कर की प्रॉब्लम क्या थी, ये क्या चाहते थे? फॉर देम प्लांटेशन मेंट टू गो इन और आउट ऑफ प्लांटेशन फ्रीली एंड टू कीप देयर लिंक विद देयर नेटिव विलेज। भाई ये लोग ये चाहते थे कि हम, ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन का काम छोड़ दें, हम प्लांटेशन का काम अपना करते रहें, लेकिन जब मन करे बाहर चले जाएं, मतलब इस वाले एरिया से अपने गाँव वगैरह चले जाएं, और जब मन करे आ जाएं, ठीक है। तो इन्हें दिक्कत क्या हुई, इनकी प्रॉब्लम क्या थी? अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, देखो अंडरलाइन कर ले, सॉरी अंडरलाइन तो कर ही नहीं सकते हो यार, मैं भी ना क्या क्या बोलता रहता हूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि भाई साहब तुम ये एरिया छोड़ के नहीं जा सकते हो। दे वर रेयरली गिवन परमिशन। भाई साहब जब कोई यूँ कहता था महाराज बहुत जोर से टट्टी आई है, हाँ आप चले जाओ जल्दी टट्टी करके यहीं आना, क्योंकि पानी तुम्हें यहीं मिलेगा धोने के लिए, ठीक है।
और क्या था, अब क्या किया, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। अब जब प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर रखा है और इनकी बजा रखी है ईंट से ईंट किनकी, अंग्रेज़ों की, तो इन्होंने कहा छोड़ो इनकी, तो इन्हें देखते हैं सालों को, ठीक है। तो इन्होंने भी भाई साहब वहाँ से ये भग गए और अपने घर की तरफ निकल गए। दे हैड फर्म बिलीव दैट गांधी राज इज़ अबाउट टू कम एंड एवरी वन विल बी गिवन लैंड इन देयर रेस्पेक्टिव विलेजेस। और इनका मतलब विश्वास ये था सारे प्लांटर्स का, प्लांटेशन वर्कर्स का, कि अब गांधी राज आने वाला है, मतलब गांधी जी हमारी प्रॉब्लम को सुनने वाले हैं, हम सबको हमारे गाँव में थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिल जाएगी, वहीं पर अपना खेती बाड़ी कर लेंगे और वहीं पर अपना काम चलाएँगे, ठीक है। अब ये चीज़ और सुन लो बस जल्दी से। 1922 फरवरी 1922 में क्या हुआ, चोरी चौरा इंसिडेंट हुई। यार मुझे बाय गॉड ये चोरी चौरा से मुझे वाला गाना है, चोरा चोरी चने के खेत में याद आने लगी। अच्छा जल्दी से ये सुन लो यार। फरवरी 1922 में क्या हुआ, चोरी चौरा इंसिडेंट हुई। इसमें क्या हुआ, जो कुछ लोग थे चौरी चौरा में जगह पे, मतलब शांतिपूर्वक ना वो आंदोलन कर रहे थे, मतलब मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, किसी बात में झड़प हो गई पुलिस वालों के बीच में और इसमें अब लोग भी भाई साहब ताव में आ गए, ना आव देखा ना ताव, वो जो पुलिस वगैरह जो थाना वगैरह था वहाँ पे आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे लोगों की 3 सिविलियंस की जान चली गई, 22 पुलिस वाले मारे गए। और जब गांधी जी को इस वाली बात का पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आहत हुए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उनका जो मेन एम था वो यही था, कोई भी काम करो उसमें अहिंसक खून खराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। और ये देखो चोरी चौरा कांड, चोरी चोरी चने के खेत में। चलो भैया मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, बाय। अरे हाँ बाय कैसे है सुन लो मेरे भाई, जब भी कोई भी टॉपिक आप सर्च करो, जैसे अगर बायो का चैप्टर 1 चाहिए आपको लाइफ प्रोसेस, तो यूट्यूब में सर्च बार में लिखना लाइफ प्रोसेस बाय इंग्लिश बाबा, ठीक है, मिल जाएगा। लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लिखना लेटर टू गॉड बाय इंग्लिश बाबा। कोई भी टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी को छोड़ के कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी चैप्टर, कोई भी पोएम आपकी 9th की 10th की जो भी है, बस पोएम का नाम लिखो, आगे लिख दो बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मेरे नंबर 8059041145 80 411 45 पर। इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और तुम्हें कसम है माँ की मेरे भाई अपने सारे ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, बाय।